चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आज से हजारों साल पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां न बिजली थी, न इंटरनेट और ना ही आज की तरह कोई हाईटेक मशीन। फिर भी वहां एक ऐसी सभ्यता बसती थी जिसने ऐसे शहर बनाए जो आज के कई शहरों को भी टक्कर दे सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी के उन पहले शहरी विशेषज्ञों की। पर सवाल यह है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या कोई 4,500 साल पुराना शहर आज के किसी मॉडर्न शहर से बेहतर हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर जब हम सबूतों को देखेंगे तो शायद हमारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। देखिए, सदियों तक तो ये पूरी की पूरी दुनिया समय की धूल में दबी रही। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जमीन के नीचे एक पूरी सभ्यता सो रही है। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठाया। तो हुआ ये कि 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा मिला और ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। ये सिर्फ कुछ पुराने शहर नहीं थे, ये एक बहुत विशाल और गुमनाम साम्राज्य की पहली झलकियां थीं। एक ऐसी खोज जिसने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सभ्यता कितनी बड़ी थी? लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। मतलब आज के पाकिस्तान, भारत के गुजरात, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को भी मिला दें तो उससे भी बड़ा इलाका। ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ये सब कब की बात है? आज से कोई 4,500 साल पहले की, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी ठीक से बसना ही सीख रहे थे। तब ये सभ्यता अपने सुनहरे दौर में थी, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली। लेकिन इस सभ्यता की असली पहचान इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी सोच में थी, खासकर इनकी सिटी प्लानिंग में। ये लोग मानो अतीत में बैठकर भविष्य के शहर बना रहे थे और यही बात इन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। जरा इनकी प्लानिंग का लेवल देखिए। शहर किसी भूल भुलैया की तरह नहीं बल्कि एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुईं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आज के आर्किटेक्चर की रूल बुक से देखकर बनाया हो। और ये प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक नहीं रुकी, घर एक जैसे आकार की पक्की ईंटों से बने थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर में अपना बाथरूम था और कई घरों में तो अपना कुआं भी। सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया के बाकी हिस्सों में साफ सफाई की ऐसी कल्पना भी नहीं थी, ये एक अविश्वसनीय लिविंग स्टैंडर्ड था। पर इनकी इंजीनियरिंग का जो असली कमाल था वो तो सड़कों के नीचे छिपा था। हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए एक बेहतरीन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। ये सभी नालियां ढकी हुई थीं ताकि गंदगी और बीमारी ना फैले और शहर के मेन ड्रेनेज सिस्टम से जाकर जुड़ जाती थीं। सोचकर देखिए, हजारों साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी आज भी हमारे कई मॉडर्न शहरों के लिए एक सबक है, जहां खुली नालियां और खराब सैनिटेशन आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हजारों साल पहले ही निकाल लिया था। और इसी कमाल की इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। ये सिर्फ कोई स्विमिंग पूल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी पब्लिक वाटर बॉडी थी जिसे इतनी सफाई से बनाया गया था कि इसमें पानी भरने और निकालने की पूरी व्यवस्था थी। माना जाता है कि ये धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का एक बड़ा सेंटर था। तो ये तो हो गई इन शानदार शहरों की बात, पर इन दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? ये लोग क्या करते थे, कैसे व्यापार करते थे और उनकी आस्था, उनका विश्वास क्या था? इसका एक बहुत बड़ा सुराग हमें गुजरात के लोथल में मिला, जहां पुरातत्वविदों को जो मिला उसने सबको चौंका दिया। एक पूरा का पूरा डॉक यार्ड यानी बंदरगाह। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर के भी माहिर थे और दूर दूर की सभ्यताओं से व्यापार करते थे। दरअसल इनकी इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे 3 बड़ी वजह थीं। पहली, एडवांस्ड एग्रीकल्चर, जिससे इतनी बड़ी आबादी का पेट भरता था। दूसरी, एक बड़ा ट्रेड नेटवर्क जो उन्हें मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से जोड़ता था। और तीसरी, वजन और माप की एक स्टैंडर्ड प्रणाली जो ये पक्का करती थी कि हर जगह व्यापार ईमानदारी से हो। वहां से जो कलाकृतियां मिली हैं ना, वो हमें उनकी आध्यात्मिक दुनिया की एक झलक दिखाती हैं। वे प्रकृति से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। वे शायद उर्वरता की प्रतीक एकमात्र देवी की पूजा करते थे। वहां मिली मशहूर पशुपति मोहर, जिसमें एक योगी जैसी आकृति जानवरों से घिरी है, उसे कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं।
ये दिखाता है कि उनकी आस्था कितनी गहरी और जटिल थी। मगर इतनी एडवांस सिविलाइजेशन की कहानी में दो बहुत बड़े बहुत ही बड़े रहस्य भी छिपे हैं। दो ऐसी पहेलियां जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है और जो इतिहासकारों को आज भी परेशान करती हैं। पहला रहस्य है इनकी लिखावट, इनकी भाषा। सिंधु घाटी के लोगों की अपनी एक बहुत सुंदर लिपि थी जिसमें सैकड़ों निशान थे। ये हमें उनकी मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर मिलते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। उनकी आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हैं, एक ऐसे कोड में बंद जिसे हम अब तक तोड़ नहीं पाए हैं। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, ये लोग गए कहाँ? इतनी विशाल, इतनी व्यवस्थित और इतनी उन्नत सभ्यता आखिर अचानक इतिहास के पन्नों से गायब क्यों हो गई? अब देखिए, इसको लेकर थियरीज तो बहुत हैं, पर पक्का जवाब किसी के पास नहीं। क्या सिंधु नदी में आई किसी भयानक बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, या फिर क्लाइमेट चेंज और सूखे ने उनकी जमीन को बंजर बना दिया? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद किसी बाहरी हमले ने इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। सच क्या है, ये शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। तो ठीक है, इनकी कहानी रहस्यों से भरी है, पर इन खंडहरों से उठती गूंज आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इनकी विरासत से हम आज क्या सबक ले सकते हैं? सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई चैप्टर नहीं है। ये हमारी विरासत का, हमारी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि शहरी योजना और सामुदायिक जीवन की हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, जो हज़ारों साल पुरानी हैं। और आखिर में ये सभ्यता हमें एक बहुत ही मजबूत सबक सिखाती है। सिंधु घाटी के लोगों की असली ताकत उनके हथियारों में नहीं, बल्कि उनकी सोच और उनकी प्लानिंग में थी। उन्होंने ये दिखाया कि जब एक समाज मिलकर एक बेहतर भविष्य की योजना बनाता है तो कुछ भी मुमकिन है। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सही योजना ही असली शक्ति है। एक ऐसा सच जो आज भी उतना ही सच है जितना 4500 साल पहले था।